हे दोस्तों, आप नोटिस कर रहे हो कि चीजें कितनी फास्ट होती जा रही है। अभी नया साल आया था, अभी नया साल खत्म, पता भी नहीं चला। और बात सिर्फ साल की नहीं है, हम सब आजकल एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हम सब लोग फास्ट चीजों से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। इंटरनेट चाहिए एकदम फास्ट, थोड़ा भी स्लो हुआ तो तन बदन में आग लग जाती है। ट्रैवलिंग करना है एकदम फास्ट, भूख लगी है फास्ट फूड को फास्ट मंगाते हैं हम अपने ऐप से। मिट्टी के बर्तन में खाना बनने टाइम लगता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बेस्ट होता है, बट कोई नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि वो फास्ट नहीं है। हमें आजकल कोई भी तकलीफ होती है, सर्दी हो गई, बुखार हो गई, सर दर्द हो गया, तो फास्ट रिलीफ चाहिए। इसीलिए हम फास्ट ऐसी गोलियां खाते हैं जो हमें जल्दी से रिलीफ दे दे, भले से लॉन्ग टर्म में वो कितनी भी हार्मफुल हो। नॉर्मल घरेलू नुस्खे कौन करते बैठेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक छोटी सी गोली खा लो और फास्ट रिजल्ट ले लो। ऐसी थोड़ा भी बोर हो गया तो हमें फास्ट एंटरटेनमेंट चाहिए, जो आजकल सोशल मीडिया, शॉर्ट्स, रील्स, जो छोटे छोटे बिट्स में भर भर के हमें डोपामिन दे देता है। कुछ सीखना भी है तो फास्ट सीखना है, कोई गोल अचीव करना है तो वो भी फास्ट करना है, और ऑब्वियसली फास्ट काम करना है तो फास्ट रिजल्ट भी चाहिए। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ हमारे लिए अच्छी है? वेल, ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट इसके बारे में ही आर्ग्यू करते हैं। ये जो फास्ट चीजें हैं ना, वो एक्चुअल में हमारी जिंदगी खराब कर रही है। और अगर सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात करें, गोल्स अचीव करने की बात करें, तो हर इंसान को क्या चाहिए कि हम लोग एक दिन में बहुत सारा काम कर ले, फास्ट काम खत्म कर दे। और यही आजकल के वर्क एनवायरनमेंट में हमें देखने भी मिल रहा है, जिसके जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जैसे ऑथर बोलते हैं क्रॉनिक ओवरलोड। आज हमारे पास हर दिन ढेर सारा काम होता है। अगर हम लोग चेकलिस्ट बनाने जाए तो एक ऐसी चेकलिस्ट हमारे पास रेडी रहेगी हमेशा, जो कभी खत्म नहीं होगी, कितना भी काम कर लो। और ये सारी चीजों की वजह से बर्नआउट हो रहा है, लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी आयरॉनिकली ज्यादा करने के बजाय खराब कर रही है। हम शैलो वर्क कर रहे हैं और मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। और तब बोलते हैं जो क्रॉनिक ओवरलोड है ना, उसके वजह से 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज लोग फेस कर रहे हैं। नंबर 1, सिंपल ब्रेन शॉर्ट सर्किट। देखो, हमारे ब्रेन में ना एक सेंटर होता है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म चीजें अचीव करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। वो हिस्सा हमें लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाने में हेल्प करता है, और जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें अच्छा भी फील कराता है। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म गोल्स ना हम बनाते हैं, ना सेट करते हैं, ना अचीव करते हैं, तो इससे हमें बुरा भी फील होता है। ये जो ब्रेन का हमारा हिस्सा है ना, वो आजकल ओवरलोड होते जा रहा है, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म गोल्स के बजाय कई सारे शॉर्ट टर्म में चीजें करते जा रहे हैं, चाहे वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रील्स देखना हो या छोटे मोटे अलग अलग अर्जेंट काम हो। और इस वजह से हमारे ब्रेन में आप बोल सकते हो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हम अपने ब्रेन को बेस्ट तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। यह है प्रॉब्लम 1। दूसरी प्रॉब्लम है ओवरहेड स्पाइरल की। देखो, अगर आपको लाइफ में कोई भी बड़ा काम करना है तो वो आप अकेले तो कर नहीं पाओगे। आपको एक टीम चाहिए, आपको कुछ लोग चाहिए जिनके साथ मिलकर आप काम कर सको। लेकिन ऑथर बोलते हैं वर्क स्पेस में एक प्रॉब्लम ये हो रही है ना, कि आजकल लोग काम करने से ज़्यादा काम करने की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही है, डिस्कशन पे डिस्कशन चल रहे हैं, और कम्युनिकेशन जो काम को आसान करना चाहिए वो इस हद तक करना पड़ रहा है कि अगेन उससे काम ही नहीं हो रहा है। और इसे ओवरहेड स्पाइरल का प्रॉब्लम बोलते हैं। और लास्ट प्रॉब्लम है रिलेंटलेस पेस। आजकल हम लोग एक ऐसी पेस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ये हमें रिजल्ट्स दिलाने के लिए ही अच्छा नहीं है। और इसके लिए उन्होंने एक पेलियोंटोलॉजिस्ट से बात करी, हिस्टोरियन से बात करी, ये पता करने के लिए कि इंसान सबसे बेस्ट काम कब कर पाता था। तब उन्हें हिस्ट्री पढ़ के ये चीज समझ में आई ना, कि ह्यूमन सबसे बेस्ट काम तब कर पाए हैं जब वो स्किल्ड एंड इंपॉर्टेंट वर्क नेचुरल पेस पे करते थे। मतलब पहले के टाइम पे लोग ऐसा नहीं था कि 365 डेज अ ईयर, 7 डेज अ होल वीक सिर्फ मेहनत करते रहते थे, हाई पेस में सिर्फ शिकार करते रहते थे। नहीं, वो लोग स्किल्ड काम करते थे, जैसे कि हंटिंग करना, जो ऑब्वियसली उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट वो उसे नेचुरल पेस पे करते थे, घाई में नहीं करते थे, आराम से करते थे। कई बार शायद उन्हें एक दिन 2 दिन सिर्फ बैठे रहना पड़ता था, काम कुछ नहीं होता था, लेकिन एक दिन उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। और यही एक नेचुरल पेस थी। और इसी तरीके से हमारा ब्रेन वायर्ड भी है। जबकि आजकल हम लोग क्या चाह रहे हैं प्रोडक्टिविटी के नाम पे, कि हर चीज एकदम फास्ट हो, हम डेली बहुत सारा काम करें और फुल इंटेंसिटी के साथ करें। लेकिन ऑथर बोलते हैं ऐसे हमारा ब्रेन वायर्ड है ही नहीं। तो अब इन प्रॉब्लम से लड़ने का सोल्यूशन क्या है? ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट, जो डीप वर्क, डिजिटल मिनिमलिज्म, सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू, ऐसी अमेजिंग बुक के जो ऑथर है ना, उन्होंने इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक न्यू बुक लिखी है, जिसका नाम इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। क्या है नाम? वेल, बुक का नाम है स्लो प्रोडक्टिविटी। ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है स्लो प्रोडक्टिविटी, जो आपके बर्नआउट, शैलो वर्क और ये जो कांस्टेंट एक एंजाइटी से लोगों के अंदर रहने लगी है, वो सारी चीजों को खत्म कर सकता है। और ये करने के लिए ऑथर 3 चीज करने बोलते हैं, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल में इस बुक में बात करी है। स्लो प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज वो है डू फ्यूअर थिंग्स। ऑथर बताते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन जब सिर्फ 12 साल के थे, 17-18 का टाइम था, तभी उन्होंने प्रिंटिंग बिजनेस में अपना खाता खोल दिया था अपने बड़े भाई जेम्स फ्रैंकलिन के साथ, जो बॉस्टन में थे। जेम्स वहां पे पब्लिशर थे द न्यू इंग्लैंड कॉरेंट के, जो फर्स्ट अमेरिकन न्यूज़पेपर था जो ह्यूमरस ऐसे और लिटरली कंटेंट देता था। ये अर्ली एक्सपोजर की वजह से ही बेंजामिन ने प्रिंटिंग और जर्नलिज्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी और उनके अंदर एक पैशन सा आ गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, दोनों भाइयों में झगड़े होने लग गए।
जिसकी वजह से बेंजामिन ने डिसाइड किया कि अब वो नई शुरुआत करेंगे। इसीलिए 1723 में जब वो सिर्फ 17 साल के थे, वो बॉस्टन छोड़ के फिलाडेल्फिया चले गए कुछ बड़ा करने के लिए, और वहाँ पे उन्हें सैमुअल कीमर नाम के एक लोकल प्रिंटर ने काम पे रख लिया। लेकिन जब उनके साथ वो काम कर रहे थे तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके जो स्किल्स थे, उनकी जो एक्सपर्टीज थी, वो इस बंदे से ज़्यादा थे। इसलिए फिर 1728 में फ्रैंकलिन ने खुद से स्टार्ट करने का सोचा, खुद का प्रिंटिंग बिजनेस, जिसके लिए उन्होंने ह्यूज मेरेडिट नाम के एक इंसान से पार्टनरशिप करी। और ये पार्टनरशिप में उन्होंने द पेंसिल्वेनिया गैजेट नाम की एक जो स्ट्रगलिंग न्यूज़पेपर कंपनी थी, उसे खरीद लिया। फ्रैंकलिन के लीडरशिप के अंदर इन्होंने इस कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक सक्सेसफुल कंपनी बना दी, अच्छा कंटेंट बना के और अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग देके। और बस फिर क्या था, फ्रैंकलिन का जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा चलने लग गया, ऑपरेशन एक्सपांड होने लग गए, एक पब्लिशिंग हाउस से दूसरा पब्लिशिंग हाउस, ऐसी उनकी कंपनी एक्सपांड होने लग गई अलग अलग जगह पे। जिसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सारे एक्सपेंशन के अंदर एक चीज़ होना स्टार्ट हो गई, उनका टाइम बहुत ज़्यादा कम होने लग गया। मल्टीपल प्रिंटिंग प्रेसेस को मैनेज करना, पब्लिशिंग हाउसेस को मैनेज करना ओवरवेलमिंग होता जा रहा था। इसीलिए फिर उन्होंने डेलीगेट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने डेविड हॉल नाम के एक स्कॉटिश प्रिंटर को अपनी फर्म ज्वाइन करने के लिए दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो डेविड हॉल थे, उन्होंने इतना अच्छे से काम किया, उन्होंने फ्रैंकलिन का इतना काम कम करा दिया कि फिर उन्हें डेली ऑपरेशंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन ने उन्हें अपना पार्टनर बना लिया। और ये उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने उनको पार्टनर बनाया, उनका बहुत सारा टाइम खाली होने लग गया। वो फ्री हुए, इतने सालों बाद बहुत ज़्यादा फ्री, और उस फ्रीडम के साथ उन्होंने फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। अभी तक फ्रैंकलिन एक लोकल नेम थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसे काम करना स्टार्ट करे जिसके वजह से नेशनली, इनफैक्ट इंटरनेशनली बहुत फेमस हुए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया काइट के साथ, जिससे उन्होंने डिस्कवर किया कि जो बिजली होती है, लाइटनिंग होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। और यही फेमस काइट एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक पॉलीमैथ बने। उन्होंने साइंस, पॉलिटिक्स, सिविक इनोवेशन, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसके अंदर उनको दिलचस्पी थी, वो सारे काम एक एक करके उन्होंने किए। जैसे कि लाइटनिंग रॉड इन्वेंट करने के बाद उन्होंने बायफोकल ग्लासेस, द फ्रैंकलिन स्टोव, द ग्लास हार्मोनिका, ऐसी कई सारी चीज़ें इन्वेंट करी। पॉलिटिक्स की बात करें तो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पेरिस की ट्रीटी से नेगोशिएट करने के बाद उन्होंने सिक्योर करी, उसकी वजह से अमेरिकन इंडिपेंडेंस में उनका नाम आ गया। उन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी हेल्प करी। इनफैक्ट उसके बाद फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइब्रेरी भी यूएस में डाली। उन्होंने कॉलोनियल टाइम का पोस्टल सिस्टम, जो कि पोस्ट मास्टर जनरल होता है, और भी उन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग काम करे। जैसे कि फिलाडेल्फिया में उन्होंने फर्स्ट फायर डिपार्टमेंट बनवाया, अर्बन सैनिटाइजेशन, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ों को इंप्रूव करे। इसके साथ साथ उन्होंने राइटिंग भी करी। उन्होंने पुअर रिचर्ड अल्मनैक करके ऑटोबायोग्राफी अपनी खुद की लिखी, जो बहुत फेमस हुई। और अगेन ये सारी चीज़ें कब हो पाई? जब उन्होंने अपना टाइम खाली करना स्टार्ट किया, जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस से, जो बहुत अच्छा चल रहा था, जिसके वजह से उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे, वो सारी चीज़ों से उन्होंने अपना हाथ पीछे लेना स्टार्ट किया और डेलीगेट करना चालू किया, या फिर इन अदर वर्ड्स ही स्टार्टेड डूइंग फ्यूअर थिंग्स। बट अगर आपके दिमाग में अब ये आ जाए कि यार फ्यूअर थिंग्स मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने तो आपको इतनी सारी चीज़ें गिना दी जो उन्होंने करी, तो एक बात समझो, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ नहीं करी। अगेन उन्होंने एक एक चीज़ों को एक एक टाइम पे किया। एट अ टाइम वो हमेशा फ्यूअर थिंग्स कर रहे थे। इस वजह से ही लॉन्ग टर्म में, कई सालों में उन्होंने बहुत सारे काम कर लिया। जबकि आम इंसान, एवरेज लोग कई बार इसका उल्टा करते हैं, वो एक ही साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। अब ये तो हो गया थियरी की बात। प्रैक्टिकली आप फ्यूअर थिंग्स को कैसे कर सकते हो? वेल, इसके लिए भी दो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज हाई इम्पैक्ट टास्क। सबसे पहले तो आप अपने कमिटमेंट को एक्सेस करो, लिस्ट बनाओ उन सभी करंट प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आपके ऊपर है, और इवेलुएट करो कि इन सब में से कौन से वो कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप वैल्यू सिस्टम से देखो कि कौन से काम जो आप करने वाले हो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या वैल्यू क्रिएट करेंगे दुनिया में या किसी भी इंसान के लिए, और जो भी काम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होंगे उनको सबसे पहले डालो। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो हमेशा अगर माइनर बग्स फिक्स करने में लगा रह जाएगा तो कभी भी बड़े बड़े ऐसे फीचर्स नहीं ला पाएगा अपने सॉफ्टवेयर में जिसकी वजह से ज़्यादा यूजर्स सॉफ्टवेयर को खरीदे, यूज़ करें। तो यहाँ पे छोटे मोटे बग्स को साइड में रख के मेजर फीचर्स पे काम करना ज़्यादा वैल्यूबल टास्क है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना चाहिए। ऐसी आप भी अपने काम में डिफाइन करो। और सेकंड चीज़ ये करो, लिमिट एक्टिव प्रोजेक्ट्स बाय सेइंग नो। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोट है जॉश बिलिंग्स का, जो बोलते हैं, 1/2 ऑफ द ट्रबल्स ऑफ दिस लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू सेइंग यस टू क्विकली एंड नॉट सेइंग नो सून इनफ। ऐसे ही कई सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एट्रीब्यूट करते हैं कि वो जिंदगी में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे यस बोले, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इनसिग्निफिकेंट काम को नो बोले। ऐसे ही आपको भी नो बोलने आना चाहिए। प्लस क्रिएट अ होल्डिंग टैंक। ऑथर ये भी रिकमेंड करते हैं अपने बुक में कि आप एक लिस्ट बनाओ
कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ट्रेलो या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपके सारे काम पब्लिकली विजिबल हो, जो आप अपने कलीग्स और दूसरों के साथ शेयर कर सको। अगर किसी को कोई भी काम आपसे कराना है तो उन्हें उस शीट में उसे अपडेट करने के लिए बोलो। इससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान जब देखेगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है तो वो शायद वो काम आपको सोच समझ के दे या कम काम बोले। बिकॉज सच तो ये भी है कि डायरेक्टली नहीं बोलना बहुत से काम के लिए आपके लिए ईजी नहीं होगा। इसीलिए ये एक हैक उन्होंने इस बुक में शेयर करा है। अब आते हैं सेकंड चीज पे, जो है वर्क एट नेचुरल पेस। 1867 का टाइम था। मैरी क्यूरी जो थी ना वो पोलैंड से थी। तब जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रही थी तब उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। असल में उतने पुराने टाइम पे ना जो औरतें थी उनको बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सेस था हायर एजुकेशन का। पढ़ाई करना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो सीक्रेटली एक अंडरग्राउंड फ्लाइंग यूनिवर्सिटी नाम की एक जगह थी, वहां से वो पढ़ाई कर रही थी, जो बेसिकली पोलिश स्टूडेंट्स को रशियन रूल के अंदर पढ़ाती थी। और इतने अर्ली स्टेज से ही उन्होंने ना अपने पेस पे बहुत ज्यादा काम किया था। वो बहुत ज्यादा घाई नहीं करती थी कि यार मुझे ये भी सीखना है वो भी सीखना है, नहीं। उसी टाइम पे उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से समझा कि पढ़ाई करना हाँ यहाँ पे मुश्किल तो है, बट वो अपने पेस में धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे। ऐसे ही उन्होंने कई साल अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाने में लगा दिए, पैसे जमा करे और इवेंचुअली फिर वो पेरिस चली गई। अब ये डिसीजन भी उन्होंने स्लोली और कैलकुलेटेडली लिया, जिसकी वजह से उनके कई सारे फ्यूचर अचीवमेंट्स पॉसिबल हो पाए। नाउ पेरिस में जो क्यूरी थी ना वो पेरी से मिली। पेरी जो उनके फ्यूचर हस्बैंड बनेंगे और एक साइंटिफिक कोलैबोरेटर भी। इन्होंने साथ में मिलकर कई सारी इमेजिंग फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे काम करा ना। उस टाइम पे भी ना साइंस बहुत ज्यादा इमीडिएट रिवॉर्ड और रैपिड रिजल्ट्स पे बिलीव नहीं करता था, और रैपिड रिजल्ट्स लोगों को मिलते भी नहीं थे, अच्छे रिवॉर्ड्स भी नहीं देते थे लोग। बट फिर भी क्यूरी ने अपना पेशेंस रखा और लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करा। उन्होंने यूरेनियम को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, और ये बहुत लेबोरियस टास्क था, जहां पे उनको आइसोलेट करना था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पिच ब्लेंड से, जो एक मिनरल रिच होता है यूरेनियम में। अब ये जो प्रोसेस था ना वो बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग था और बहुत स्लो था, बहुत स्लो। बट फिर भी इस स्लो काम को वो बहुत अच्छे से करती थी, एक पुअरली वेंटिलेटेड शेड में रहते हुए, जहाँ बहुत गर्मी होती थी, हद से ज्यादा तकलीफ होती थी, और ये सारे काम उनको वहां पे हाथ से करने पड़ते थे ना। यही काम को करने में उन्हें सालों लग गए, बट उनकी मेहनत रंग लाई। सालों की इस मेहनत की वजह से उन्होंने 2 न्यू एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, जो था पोलोनियम जो उनके होमलैंड पोलैंड से लिया गया, और फिर दूसरा रेडियम। और ये ऑब्वियसली कोई सडन यूरेका मूवमेंट वाली जैसी चीज नहीं थी। ये चीज उन्होंने कर पाए जब उन्होंने अपने एक नेचुरल पेस पे काम किया, धीरे धीरे ही सही, एनवायरनमेंट और बाकी चीजों को समझते हुए। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज उन्होंने खुद ने भी बोली थी, और मैं कोट कर रहा हूँ, वाइल रिफाइनिंग रेडियम शी वंस रिमार्क्ड टू पेरी, जो उनके हस्बैंड थे, दैट इफ वी रश दिस वी मे लूज द वेरी थिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मतलब जो उनका एम्फेसिस था ना वो प्रेसिशन पे था, स्पीड पे नहीं था। इसी रीजन की वजह से हाँ भले से 4 साल तो लगे लोगों को, साइंटिफिक कम्युनिटी को उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बट फिर उनको रिकॉग्निशन मिला भी। 1903 में उन्हें नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला फिजिक्स में, हेनरी बेनक्यूरेल के साथ। अब ये अवार्ड मिलने के बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि चलो यार इसमें तो अवार्ड मिल गया, इस काम के लिए कोई और काम करते हैं। नहीं, आगे उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट नहीं किया, उन्होंने उसी काम में और रिफाइन करने पर फोकस किया। कई सारे लोग उन्हें एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे थे अपना पेस चेंज करने के लिए कि यही एक चीज कब से तुम कर रहे हो, बट उन्होंने दूसरों की नहीं सुनी और उसी पे चीज पे काम किया, जिसकी वजह से 1911 में उन्हें वापस से नोबेल प्राइज मिला। इस बार उन्हें केमिस्ट्री में मिला, बिकॉज उन्होंने डिस्कवर कर लिया था रेडियम और पोलोनियम को, और उनकी जो रिसर्च थी, जो उनकी प्रॉपर्टीज बताती थी उसके लिए। और ऐसे ही वो पहली एक ऐसी औरत बनी जिन्हें 2 डिफरेंट फील्ड में नोबेल प्राइज मिले। ये एक ऐसी फील्ड थी जो आज तक स्टैंड करती है। इसलिए आप भी फास्ट पेस पे हमेशा फास्ट चीजें करने के बजाय स्लो पेस को लाना थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि डेली, आवर्ली, वीकली सोचने के बजाय मंथ्स या ईयर्स में सोचना स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म सोचना स्टार्ट करो। और प्रैक्टिकली ये चीज करने के लिए अगेन 3 चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पहला, प्रायोरिटाइज डीप वर्क। अपने डेली दिनों में ऐसा कोई टाइम एलोकेट करो, जो पोमोडोरो यूज करके भी आप कर सकते हो। मतलब बेसिकली एक टाइमर सेट करना 25 मिनट का, 50 मिनट का, जिसके अंदर आप अनइंटरप्टेड काम करते हो, कोई एक काम। ये काम करते हुए आपका रिजल्ट पे फोकस नहीं होगा, सिर्फ काम पे फोकस होगा। ये एक चीज करो। दूसरा, सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस। कई बार लोग है ना जब अपने कोई भी काम लेते हैं हाथ में, अनरियलिस्टिक से डेडलाइन दे देते हैं कि यार ये काम तो मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा। आपने भी देखा होगा ना, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर आप कोई मुश्किल काम भी दोगे और उनको पूछोगे कितने टाइम में हो जाएगा, तो 1 महीने के काम को वो बोलते हैं अरे 2 हफ्ते में हो जाएगा। बट फिर यही काम वो लोग 1 महीने के बजाय 1.5 महीने में देते हैं। इसीलिए ऑथर बोलते हैं ना, अपने आप को रियलिस्टिक डेडलाइन दो। और लास्ट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अपना पेस समझने के लिए आपको माइंडफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैक्सिमम लोग जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस काम से ज़्यादा उनका फोकस ये होता है कि इस काम के बाद क्या करना है। जब लोग घर में होते हैं तो ऑफिस का सोचते हैं, और जब ऑफिस में होते हैं तो घर का सोचते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको माइंडफुल होना है। जो भी काम आप कर रहे हो उसे माइंडफुल होकर करो। अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस सिर्फ उस काम को करते हुए। मल्टीटास्क करना अवॉइड करो और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। और अब आते हैं लास्ट चीज़ पे, जो आपको स्लो प्रोडक्टिविटी करने में हेल्प करेगी, वो है ऑब्सेस ऑन क्वालिटी।
देखो, जब आप फ्यूअर थिंग्स करोगे, अपनी नेचुरल पेस पे करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फिर फोकस जाएगा, और जाना ही चाहिए, वो है एक चीज पे जिसे बोलते हैं क्वालिटी। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है बुक में जॉन मैकफी का। जॉन मैकफी एक रिनाउंड नॉन फिक्शन राइटर थे, जिन्हें पुलिट्जर प्राइज, जो कि बहुत बड़ा प्राइज होता है बाहर यूएस का, वो मिला था। इनफैक्ट उन्हें फादर ऑफ क्रिएटिव नॉन फिक्शन राइटिंग भी बोला जाता है। ये एक बहुत बड़े राइटर थे अपने टाइम के। जॉन मैकफी जो थे, उन्होंने ऐसा ऐसा काम क्रिएट किया है, ऐसी ऐसी बुक्स क्रिएट करी है जो आज भी बहुत ज्यादा लोग जिसके अप्रिशिएट करते हैं, जिसे पढ़ते हैं। बट वो ये सब चीज कर कैसे पाए? वेल, जो मैकफी थे ना, वो बहुत फेमसली ये चीज को बताते भी थे कि कैसे वो कई बार हफ्ते और महीने लगा देते थे आर्टिकल का सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए, कि आर्टिकल एग्जैक्टली होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक पीस पे काम कर रहे हैं ऑरेंजेस के बारे में, संतरे के बारे में अगर वो क्यों ना काम कर रहे हैं, जो उन्होंने किया भी था द न्यूयॉर्कर्स के लिए, वो अच्छे से मैप आउट करते थे पूरा फ्रेमवर्क कि स्क्रिप्ट में क्या क्या चीजें होगी, उसका फ्रेम कैसा होगा। वो इंडेक्स कार्ड्स का यूज करते थे, आइडियाज लेते थे, थीम लेते थे, स्टोरी आर्क्स क्रिएट करते थे, और ये सारी अलग अलग चीजों को फिर परफेक्टली एक दूसरे के साथ फिट करने की कोशिश करते थे। जैसे कोई एक पजल कैसे होता है, अलग अलग पीसेस होते हैं, उसे एक एक साथ जोड़ते हैं आराम से, वैसे ही वो आर्टिकल्स में अलग अलग रिसर्च लेते थे और उन्हें पजल पीसेस की तरह एक साथ जोड़ते थे। और जब ये चीज़ अच्छे से जुड़ती थी, इसकी वजह से ही वो एक हाई क्वालिटी का आउटपुट दे पाते थे। मैकफी बिलीव करते थे कि अगर राइटिंग में हम बहुत ज़्यादा रश करेंगे तो फिर राइटिंग में डेप्थ और प्रेसिशन खत्म होते जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने एक चीज़ बोली भी थी कि राइटिंग इज अ मैटर ऑफ रीराइट्स। लिखने का मतलब है बार बार लिखना। जब आप एक ही चीज़ को बार बार लिखते हो तो उसकी स्ट्रक्चर, उसका लैंग्वेज जो होता है ना स्क्रिप्ट का, या जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, वो काउंटलेस रिवीजन के थ्रू गुजरता है। और जब काउंटलेस रिवीजन होते हैं तो स्ट्रक्चर एनहांस होते जाता है, आपकी लैंग्वेज इवॉल्व होते जाती है, जो फिर धीरे धीरे एक मास्टरपीस बनने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैकफी ने एक बुक लिखी थी एनकाउंटर्स नाम की, आश ड्यूरेट के साथ, जिसके अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं ना, वो और उनको जो अपोज करते हैं, जैसे कि माइनर्स और डेवलपर्स, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन को उन्होंने इस बुक में डाला था। अब ये चीज करने के लिए मैकफी ने कई साल लगा दिए, रिसर्चिंग, इंटरव्यू करने का, केयरफुली क्राफ्ट करने का नैरेटिव। बट इसका रिजल्ट भी वैसे ही निकला। उन्होंने सिर्फ एक बुक ही नहीं बनाई, बल्कि एक टाइमलेस एक्सप्लोरेशन बना दिया एनवायरमेंटल एथिक्स का, जो आज भी कई लोग फॉलो करते हैं। लेसन यहाँ पे यही है, मैकफी की जो कहानी है देखो बताती है कि कैसे ऑब्सेशन ओवर क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रू एक्सीलेंस तभी निकलता है जब हम किसी चीज को अच्छे से टाइम देते हैं और इंटेंशनली। जब हम कुछ चीजों पर फोकस करते हैं, हम स्पीड से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं, तभी हम ऐसी स्टोरीज क्रिएट कर पाते हैं, ऐसी चीजें क्रिएट कर पाते हैं जो फिर जनरेशंस बाय जनरेशंस चलते रहती है। जबकि आजकल हो रहा है इसका एग्जैक्ट उल्टा है। आजकल आप देखोगे तो हर चीज फास्ट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। किसी को बुक लिखना है तो बस भाई 2-3 दिन में एक बुक लिख के खत्म कर दो। कोई सॉन्ग बनाना है तो आप उसको फास्ट करके कर दो। और इसी वजह से ये सब जो बुक्स होती है, कई बार ये सब जो बातें होती है या फिर सॉन्ग्स होते हैं, वो जितना फास्ट ऊपर जाते हैं उतना ही फास्ट नीचे भी जाते हैं, जो हम फिर भूल भी जाते हैं। इसलिए कार्ल ब्लूपुट अगेन हमें बोलते हैं कि ऐसे स्लो प्रोडक्टिविटी एक बहुत अच्छा अप्रोच है, जो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी लाइफ में आगे लेके जाने में हेल्प करेगा। अब इस लास्ट ऑब्सेस ऑन क्वालिटी के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो आप कर सकते हो, वो है पहला, डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर एक्सीलेंस। और इसके लिए आप मास्टरी अचीव करने की कोशिश करो। अपने आप को ना एक क्राफ्ट्समैन की तरह देखो, एक एक्सपर्ट की तरह देखो, जो जिस भी फील्ड में है उसकी एकदम डेप्थ में जा रहा है, उसे बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है एक ही काम को, भले से वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। और इसके साथ एक और चीज़ करो, सेट हाई स्टैंडर्ड्स। आपको मीडियोकर काम नहीं करना है। जो भी काम आपने सिलेक्ट कर लिया है, फ्यूअर टास्क जो आपको करना है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसमें आपको एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना है। आपको ऐसा कुछ क्रिएट करने की शपथ लेनी है जो पूरी दुनिया में शायद किसी ने नहीं किया। जब आप ऐसे हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट करोगे, मास्टरी अचीव करोगे, और इसके साथ साथ एक और चीज करोगे, वो है कंटिन्यूस फीडबैक लेना और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना। मतलब जो काम आप कर रहे हो वो कैसा लग रहा है, और जब कोई आपको फीडबैक दे तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना और इसे रिफाइन करना और बेटर बनाना। ये चीज जब आप करोगे तब आप एक ट्रू क्राफ्ट्समैन बनोगे। अगेन, और क्राफ्ट्समैन बनने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पे। जितना हो सकता है उतनी अपनी स्किल्स को रिफाइन करते रहो। एक ही स्किल को पकड़ो, उसमें बहुत मास्टरी अचीव करो। यही सब चीज करके आप प्रैक्टिकली क्वालिटी पे थोड़ा ऑब्सेस कर सकते हो। और सारी बातें खत्म करने से पहले एक कॉशन भी है। देखो, क्वालिटी पे ऑब्सेस करना अच्छा है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो परफेक्शनिज्म बन जाए। आपको चीज़ों को परफेक्ट नहीं बनाना है, आपको चीज़ों को ऐसा बनाना है जिसकी क्वालिटी एवरेज से बहुत अच्छी हो। और क्वालिटी के चक्कर में आपको इतना भी ऑब्सेस नहीं होना है कि बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाए। अगेन, ये बैलेंस आपको रखना सीखना पड़ेगा। और बस जब आप ऐसे ही फ्यूअर थिंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो करोगे, एक नेचुरल प्लेस पे करोगे, क्वालिटी पे ऑब्सेस करते हुए करोगे, तब आप स्लो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओगे, जो आपको बर्नआउट, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल इश्यूज, लो लेवल ऑफ वर्क, ये सारी प्रॉब्लम से बचाएगा और आपको वर्ल्ड के टॉप 1% में लाने में हेल्प करेगा। देखो दोस्तों, कार्ल न्यूपोर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑथर है, जिनकी कई सारी बुक्स मुझे बहुत पसंद है, जिसमें से एक बुक है डीप वर्क। इस बुक की भी समरी आप जरूर देखना, बिकॉज इसकी बातें और डीप वर्क की बातें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। तो अगर आपको ये बातें पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डीप वर्क की वाली समरी भी जाके जरूर देखो, सेम ऑथर की है
और टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माय फेवरेट बुक है डीप वर्क, उसकी समरी जाकर जरूर देखो। यही सारे काम स्लो प्रोडक्टिविटी में डीप वर्क आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लिंक में मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट किया है। अगर आप चाहते हो कि सीकेन के जो भी वीडियोस है या फिर अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए, एक्सक्लूसिव चीज़ें, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कई बार आप तक नहीं पहुंच पाती है, वो चाहते हो और मुझसे एक अलग लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी सीकेन कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको सीकेन से कभी भी थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर सीकेन कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको सीकेन के मेरे अपडेट्स वहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।